हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एन एजुकेटेड में। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, वो है इनलैंड वाटरवेज। जी हाँ, तत्तापानी और सलापड़ के बीच में आंतरिक जल परिवहन शुरू करने की सरकार की ऐसी योजना है, उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। तो ये आंतरिक जल परिवहन क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हर चर्चा हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, तो प्लीज़ इसको चाहे तो आप नोट्स बना लीजिएगा या अगर आप वैसे अंडरस्टैंड करें तो इसको समझिएगा। जल परिवहन की यहाँ पर बात हो रही है। हम जानते हैं कि मुख्यतः चार तरह के परिवहन होते हैं। एक थल परिवहन, जैसे कि सड़कें हैं हमारी, मार्ग, जिसको मार्ग परिवहन भी बोलते हैं। एक होता है वायु परिवहन, जहाँ हवाई जहाज़ चलते हैं। एक होता है जल परिवहन, जहाँ पर पानी की सतह के ऊपर हमारे जहाज़ चलते हैं, शिप चलते हैं। और एक होता है रेल परिवहन। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो जल परिवहन की कर रहे हैं, और हिमाचल में इसका शुरू होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये राज्य के इकोनॉमी में भी हेल्प करेगा और यूथ्स के लिए और लोकेलिटी के लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। खबर यह है कि हिमाचल सरकार ने तत्तापानी और सलापड़ के बीच में आंतरिक जल परिवहन शुरू करने का एक प्रस्ताव रखा है। तो दोस्तों, आंतरिक जल परिवहन क्या होता है, पहले हमें यह जानना ज़रूरी होगा, और मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी चीज़ें बताऊंगा। देखिए, जल परिवहन किसी नदी, नहर या झील पर हो सकता है। अब जल परिवहन की एक सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि वो नदी, नहर या झील कैसी हो। देखिए, वो गहरी होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि वो सुरक्षित परिवहन कर सके। उसके अंदर जो वाटर फ्लो है, जो बहाव है पानी का, वो तेज़ नहीं होना चाहिए। जैसा कि हिमाचल की नदियों में बहाव तेज़ होता है क्योंकि वो पहाड़ों से नीचे की तरफ उतरती हैं, वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्षेत्र, ऐसा रास्ता जल का, जहाँ पर पानी पहाड़ों से नीचे उतर कर जब थोड़ा स्थिर होता है, जब उसका बहाव नॉर्मल होता है और गहराई ज़्यादा होती है, चौड़ाई भी होती है, वो स्थान जो है वो जल परिवहन के लायक माना जाता है। अब ये क्षमता उस नदी, नहर और झील की ऐसी होनी चाहिए कि अगर उसके ऊपर 50 टन या उससे अधिक का कोई जहाज़ उस पर चले तो वो नीचे टच ना हो, वो साइडों से टच ना हो, क्योंकि कैपेसिटी जो है, क्षमता है, वो उसकी जहाज़ की ऊंचाई और चौड़ाई के हिसाब से निर्धारित की जा सकती है। और महत्वपूर्ण ये बात ये है जानने की कि जो आंतरिक जल परिवहन होता है ये समुद्र का हिस्सा नहीं होता है। देखिए, समुद्र में जो जहाज़ चलते हैं वो एक अलग बात है, शिप्स जो चलते हैं, लेकिन अगर जब आप नहरों में और नदियों में चलाते हैं तो वो एक अलग कंडीशन हो जाती है। मान लीजिए जैसे कोई भूभाग है, उसके अंदर से ही नदी कहीं स्रोतों से प्रकट हुई है और वहीं उसी भूभाग में ही कुछ किलोमीटर के बाद वो समाप्त हो जाती है, वो कहीं समुद्र में नहीं मिलती। या जिस तरह से मान लीजिए नर्मदा नदी है, वो मध्य प्रदेश से शुरू होती है, मध्य प्रदेश से होती हुई आगे गुजरात से निकलते हुए सीधा अरब की खाड़ी में जाके मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। तो एक लंबा रास्ता वो तय करती है, उसका बहाव भी कम है, क्योंकि ढलान भी उसी हिसाब से ही है। तो वहाँ पे भी आंतरिक जल परिवहन की सुविधा है। तो इस तरह से बहाव का संतुलित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे हम बात करें कि ये जो आपका राष्ट्रीय जल मार्ग है ये है क्या। देखिए, थोड़ा सा नॉलेज होना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। ये जो राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 है, इसके मुताबिक इसने भारत के अंदर 111 आंतरिक जल मार्ग चिन्हित किए हैं, घोषित किए हुए हैं, जहां पर अभी ये मार्ग काम कर रहे हैं। और हम न्यूज़ में भी सुनते रहते हैं कि आए समय में जो है सरकार नए नए जल मार्गों का उद्घाटन भी कर रही है। ठीक है, भारत में जल मार्गों की कुल लंबाई जो है वो है 20,275 किलोमीटर, और ये 24 राज्यों में फैली हुई है। देखिए, चाहे वो गंगा जी हो, चाहे वो दक्षिण भारत की कोई नदी हो, जहां जहां भी कंडीशन सूट करती है आंतरिक जल मार्ग के लिए, वहां पर आंतरिक जल मार्ग बनाया जाता है। क्योंकि ये किफ़ायती होता है और ये तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी रोक रुकावट के पहुंचाने के लिए सबसे उत्तम समझा जाता है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी यानी कि भारतीय आंतरिक जल परिवहन का गठन जो था वो 27 अक्टूबर 1986 का हुआ था। लेकिन उसके बाद हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट इस चीज़ को लेकर बहुत स्लो हुई, लेकिन अब इसने गति पकड़ ली है। क्योंकि ये भी एक पोटेंशियल होता है जिसको हम लॉस करते आ रहे हैं, इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये कम समय में आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। दूसरा, इसमें कोई बाधा नहीं होती, इसमें कोई ट्रैफिक का सिस्टम नहीं होता, इसमें कोई ब्रेकडाउन का सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो इसकी जो कॉस्ट है, इसका जो किराया होता है, वो भी बहुत ही नॉमिनल सा होता है। और ये ना सिर्फ लोगों को नहीं, सामान ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इनलैंड में यूज़ कर सकते हैं। देखिए,
अब हिमाचल को इससे फ़ायदा क्या होगा? हिमाचल के लिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके, क्योंकि हिमाचल के अंदर नदियों के जल से हम बिजली तो उत्पन्न कर रहे हैं, उसकी सहायता से बिजली तो उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हिमाचल को पहला क्या होगा, ये जल मार्ग सड़क मार्ग से ज़्यादा किफ़ायती होता है। मान लीजिए अगर आपका 100 रुपये किराया लगता है अगर थल मार्ग से जाने में, बस से जाने में, तो जल मार्ग से जाने में आपका 50 रुपये 40 रुपये इतना ही लगेगा। दूसरी चीज़, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, एक और एडवेंचरस एक्टिविटी हो जाएगी। वैसे तो रिवर राफ्टिंग है हिमाचल के अंदर, लेकिन ये पर्यटन जो व्यक्ति पंजाब की साइड से आना चाहते हैं वो इस जल मार्ग से सीधा आ सकते हैं हिमाचल के अंदर, तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, राजस्व बढ़ेगा। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप मेंस का एग्जाम देते हैं तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी, ये इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगी कि राजस्व बढ़ेगा। आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि सिर्फ एक ऐसे कैंडिडेट के रूप में नहीं सोचना है कि मेरे को तो सिर्फ पेपर देना, नो, एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कि अगर ये चीज़ आएगी तो होगा क्या। पहली बात, जनता के लिए किफ़ायती होगा, जनता के पैसे बचेंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, सरकार को राजस्व बढ़ेगा, ठीक है, और इकोनॉमी में इंप्रूव होने के साथ साथ रोजगार बढ़ेगा। जिस क्षेत्र से ये सब चीज़ें होकर गुजरेंगी वहाँ पर आसपास बिजनेस फैलेगा, जो लोकल खासकर जो लोग हैं, युवा हैं, उनको रोजगार मिलेगा, किसी की बोट का मिलेगा, उसको कोई अपनी बोट चलाएगा वहाँ पर, या कोई और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। बहुत सारी चीज़ें, जब कोई चीज़ टूरिस्ट स्पॉट बनती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, तो इससे रोजगार भी बढ़ेगा। आगे चलते हैं। देखिए जो गोबिंद सागर रिजर्वायर जहां पर भाखड़ा डैम बना हुआ है उसमें 107 इनलैंड वाटरवेज जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं, तथा बिलासपुर और भाखड़ा के बीच में सबसे लंबा जल मार्ग है हिमाचल का, वो है 60 किलोमीटर का। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आपको हिमाचल के अंदर 60 किलोमीटर की यात्रा सड़क से करनी हो तो आप समझ लीजिए, आप जानते हैं कि कितना समय लगता है, लेकिन अगर यही आपको नदी नाले से करनी हो, किसी नहर से करनी हो, तो उसमें आपको समय कम लगेगा। वो मैंने आपको कारण बताया है पीछे वीडियो में क्यों। और ये जो बनाया जा रहा है, ये तत्तापानी तथा कसोल में इसकी जेटी और एक सुविधा केंद्र भी खोला जाएगा। जेटी क्या होती है वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक नई चीज़ है, जेटी आपके लिए भी नया होगा, ठीक है। तो ये सुविधा केंद्र पे यहीं पे सारा टिकट का सिस्टम होगा, यहीं पे सारी रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ का सिस्टम होगा, तो वो सारा यहाँ खोला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैसे राजस्व भी बढ़ रहा है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी आगे बढ़ रही है। देखिए ये होती है जेटी, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जेटी है, आप देख रहे हैं एक रास्ता जा रहा है समुद्र के बीच में से, उसके साथ में यहां नीचे की तरफ दो आपको बैंक बने हुए मिलेंगे। ये जो समुद्र के बीच में आ रहे हैं और ये जो आप सामने वर्टिकल बैंक्स देख रहे हैं, इसको बोलते हैं जेटी। ये है मुख्य रास्ते से सीधा नीचे की तरफ, यानी कि समुद्र के बीच में व्यक्तियों को लाना, क्योंकि जहाज बिल्कुल सड़क के साथ नहीं जा सकता, रास्ते के साथ नहीं जा, उसको पानी में ही रहना है, गहराई में ही रहना है, तो वो थोड़ा बीच में ही रहता है। उसके बीच में बगल से एक मार्ग बनाया जाता है, यहाँ पर लोग या गाड़ियां चलकर आते हैं और वहां से जहाज को चढ़ते हैं, तो उसको बोला जाता है जेटी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है कवर की गई हैं। तो प्लीज़ आप टर्म्स का ख्याल रखिएगा, हमेशा जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसका इस्तेमाल कीजिए अपने करंट अफेयर्स में, अपने आंसर राइटिंग में, अपने इंटरव्यू के अंदर भी। सो आई होप ये आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि और आपसे साथ मटेरियल मैं शेयर कर सकूं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं, अगर आप पर्सनली कोई चाहते हैं कि किसी टॉपिक के ऊपर नॉलेज शेयर करने के लिए कोई वीडियो तैयार की जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो आपकी फरमाइश के ऊपर भी बनाया जा सकता है। लेकिन ख्याल रखिएगा वो एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स होने चाहिए, नॉलेज रिलेटेड टॉपिक्स होने चाहिए, तो वो आपके नाम के साथ वहां पर उसका वीडियो बनेगा और डिस्प्ले किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत जल्दी मैं आपके साथ नए वीडियो के साथ मिलूंगा।